Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड के फाइनल रिवीजन के लिए 100 प्लस मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूं। ये सवाल गारंटेड अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस सीरीज में एंड तक बने रहिए। एंड हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगी, ताकि स्टूडेंट्स आप सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सके। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। The research wherein the focus of concern is the exploration of applicability of theories to newly emerging practices and domains of knowledge is called what? तो आपके पास 4 रिसर्च के प्रकार दिए हैं, आपको वो टाइप रिसर्च का ढूंढना है जिसका मेजर फोकस थ्योरीज की एप्लीकेबिलिटी पर रहता है। कहां पर ये थ्योरीज को अप्लाई करना है? जो भी हमारे नए उभरती प्रथाएं हैं या फिर डोमेन्स है नॉलेज के, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र हैं, वहां पर हम उनको जब अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी रिसर्च हमें मदद करती है? ऑप्शंस आर प्रैक्टिशनर्स रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, सिचुएशनल रिसर्च या फिर सेकेंड लेवल रिसर्च। एज इट इज डेफिनेशन है। ओके, सो हम 1 बाय 1 ऑप्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिशनर्स रिसर्च। सो प्रैक्टिशनर यानी कि जो हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली वो रिसर्चर्स होते हैं जो अंडर प्रैक्टिस है, अभी किसी गाइड के अंदर वो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रैक्टिस के लिए ये अपना नया नॉलेज जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है नॉलेज जनरेट नहीं करना है, जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी देखनी है और कैसे उनको हम नए डोमेन में और उभरती प्रथाओं में इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रैक्टिशनर्स रिसर्च तो बिल्कुल गलत आंसर है। ओके, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है थ्योरेटिकल रिसर्च। ये बेसिकली एक लॉजिकल एक्सप्लोरेशन होता है कि जो हमने बिलीव्स लिए थे, जो हमारी अजम्पशंस थी रिसर्च के दौरान, उनको कैसे हम यूज करेंगे सिस्टम में। तो थ्योरेटिकल रिसर्च भी गलत ऑप्शन है। सिचुएशनल रिसर्च होता है जो कि कलेक्ट करता है डिफरेंट मेथड के थ्रू डेटा को, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी फोकस रखता है। एंड ये डेफिनेशन ऐसा नहीं बोल रही है, तो सही आंसर है सेकेंड लेवल रिसर्च। सो याद रखिए सेकेंड लेवल रिसर्च क्या होता है? बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च हमारे पास है, जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, उस रिसर्च की समरी को ये इन्वॉल्व करता है, उसके सिंथेसिस को इन्वॉल्व करता है, एंड ये प्राइमरी रिसर्च और प्राइमरी डेटा एनालिसिस के सोर्सेस को हमेशा यूज करता है, जो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एज इट इज ये क्वेश्चन बहुत बार दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 के बेस्ट रिवीजन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ आपके पेपर 1 का सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों की बहुत अच्छे से रिवीजन भी होती रहेगी। आपको यहाँ पर हम 30 प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं हिंदी में और 30 प्लस है इंग्लिश में, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत से फ्री मॉक टेस्ट भी हैं, वो आपको फॉलो जरूर करने चाहिए। 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। गारंटेड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप लोग दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस बैच में ये फायदा है कि अभी ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर की वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही फ्री मॉक टेस्ट और वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम। इस कोर्स में कंटेंट पर जाते ही आपके सामने इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आ जाएंगे। लाइव क्लासेस है यहाँ पर। ड्यूरेशन आप देख सकते हो, आपका जून 2025 के एग्जाम की तैयारी भी 1 ईयर वैलिडिटी के अंदर कवर होने के चांसेस हैं। तो आपको कोई भी डाउट्स है तो स्टूडेंट्स आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। Which of the following are remote data collection procedure? So remote data collection क्या होता है? अब आप लोगों ने रिमोट टर्म जरूर सुनी होगी, जॉब के साथ इसको रिलेट करते हैं। जैसे आपके पास 2 टाइप की जॉब्स के आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, एक होती है रिमोट जॉब्स और एक होती है वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स, ठीक है। तो रिमोट जॉब यही होती है जो आप अपने घर से बैठकर कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कहीं पर भी बैठो, सिर्फ काम से मतलब है। वैसे ही रिमोट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, आपको फील्ड में कहीं डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं जाना है, ऑनलाइन आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो। तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज होते हैं? थर्ड पार्टी इंटरव्यू, ठीक है। थर्ड पार्टी इंटरव्यू के अलावा है पॉपअप्स,
सो पॉपअप क्या होते हैं? तो थर्ड पार्टी इंटरव्यू तो इसके अंदर नहीं आते हैं। पॉपअप क्या होते हैं? जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो उस वेबसाइट पे भी आपको छोटे छोटे से एड्स बीच में आते हैं जो आपको हर बार कट करने पड़ते हैं। वैसी कुछ चीजों को पॉपअप्स बोल सकते हैं जो कि डेटा कलेक्शन में आपको हेल्प कर सकता है। डेटाबेस ईमेल बिल्कुल सही है, ईमेल के जरिए भी आप लोग डेटा कलेक्शन करके अपना रिसर्च जो है वो पूरा कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग या फिर अगला ऑप्शन है पैनल डिस्कशन। ओके सो यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल एंड पॉपअप्स ये तीनों जो है वो सही ऑप्शन है, दैट इज बी, सी एंड डी ओनली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। Which of the following abbreviations used in footnotes and endnotes mean in the same place? Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि सेम चीज पर, सेम चीज को अगर डिफरेंट जगह पर भी आपने साइट किया है, ठीक है, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके एब्रीविएशन रिसर्च में क्या है? इसकी एब्रीविएशन होती है IBID। बहुत बार क्वेश्चन आया है, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। The objective of exploring the existing literature should be to identify which of the following issues. एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ऑलरेडी जो लिटरेचर्स होते हैं, मैंने आप लोगों को स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कल हमने पढ़ा था कि लिटरेचर रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है वो किस प्रॉब्लम से बचने में आपको मदद कर सकता है? ओके, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया, तो ये कह रहा है कि हमें लिटरेचर रिव्यू ये जानने में मदद करता है कि जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर आप रिसर्च कर रहे हो उसमें ऑलरेडी क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। What concepts and theories are relevant to this area? ये आपको एक आइडिया लेने में मदद करता है कि कौन कौन सी थियोरीज, किन किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही है। How to get funding of the research? No, this is not a correct statement. फंडिंग के लिए हम लिटरेचर रिव्यू का इस्तेमाल नहीं करते। आई होप ये दो ऑप्शंस में से आप समझ गए हो कि लिटरेचर रिव्यू करता क्या है। What are the significant controversies in this area? Okay, कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर डोमेन में और क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सही है, ताकि आप लोगों को और आइडिया मिले आपकी रिसर्च बेहतर करने में, इसलिए क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रिसर्च में दिया जाता है। नेक्स्ट है, आर देयर एनी इनकंसिस्टेंसीज इन द फाइंडिंग्स ऑफ द एरिया? ओके, तो क्या इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है या नहीं, ये जानने में भी आपको मदद करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ABDE, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। लिटरेचर रिव्यू एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी होती है कि रिसर्च का जो आपका टॉपिक है उसमें पहले कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है सेम टॉपिक पर, उन्होंने क्या क्या आउटपुट्स निकाले थे, क्या क्या समरी उनकी थी। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आपको आर्टिकल, बुक्स और जो भी रेलेवेंट रिसोर्सेज है उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के, उनको एक्सेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 के रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो एक कंप्लीट टेलीग्राम का फ्री ग्रुप में लेकर आई हूँ। इस नाम से आप ग्रुप को सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में आप डिस्कशन भी कर सकते हो, आपके कोई भी पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे कोई भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, वो भी आप शेयर कर सकते हो। साथ ही रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और करंट अफेयर्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप सभी जरूर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो वैलिड रीजन बताया जा रहा है लिटरेचर रिव्यू का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। It shows the present status of knowledge in the field of research so that the significance of proposed research question is clear. Okay, तो ये आपको बता रहा है कि जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो उस फील्ड में कितना ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में आसानी हो सके। बिल्कुल सही है। Then it gives a correct context to the scope of the work proposed in the thesis. आपको ये बताता है कि जो भी आप अपनी थीसिस में काम करने वाले हो, यह थीसिस में प्रस्तावित कार्य के दायरे का सही संदर्भ देता है, आपको एक सही डायरेक्शन में जाने में मदद करता है। एब्सोल्युटली ट्रू। इट डेमोन्स्ट्रेट्स द स्कॉलर लाइन्स ऑफ द थीसिस राइटर। नो, थीसिस लेखक की विद्वत्ता को ये प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं करता, ये सिर्फ आपको रिसर्च में मदद करने में जो है हेल्पफुल है। तो A, B ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, तो देखिए दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो A एंड B मिल चुका है। इट फिल्स द मिनिमम पेज रिक्वायरमेंट। नो,
पेज रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई 500 पेज का आप थीसिस बनाओ तो वो पेज पूरा करने के लिए आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली, दैट इज 1। ये रहा एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे एंड आपका आंसर सही है या गलत वो आपको मैंने जो अभी टेलीग्राम ग्रुप बताया उस ग्रुप में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट डे शेयर कर देती हूँ, ठीक है? तो उसको ज्वाइन भी करना है और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ओके, सो हाइपोथेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। तो ये बोल रहा है कि अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं इन हर स्टडी एंड एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर देते हैं, तो इसमें एक गलती जो है वो रिसर्चर ने कर दी, तो उस एरर का नाम क्या है? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बोथ, या फिर नीदर 1 नॉर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए और एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बताया आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। In correlational research, the description is of the relationship between what? तो सबसे पहले correlational research की बात करते हैं। अब देखो रिसर्च में हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं एंड इन वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसको मेजरमेंट करने की बात कोरिलेशनल रिसर्च हमें बताता है। एंड इस क्वेश्चन में कहा है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिलेशनशिप के डिस्क्रिप्शन कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस है नॉमिनल वेरिएबल्स, इंटरवल वेरिएबल्स, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स या फिर चांस वेरिएबल्स। सो देखो हमने यहाँ पर अभी तक बात की मेजरमेंट की एंड जब भी मेजरमेंट होता है तो वो किस में होता है? डिग्री में होता है, सेल्सियस में होता है, किलोमीटर में होता है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है। सो रिसर्च के दौरान जब भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट के मेजरमेंट की बात होती है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल वेरिएबल्स। सो ऐसे आप लोगों ने चीजों को रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है in quantitative research providing a basis for their precise estimation of the degree of relationship among or between concept is called is the function of what? So इसको क्या कहा जाता है? सर्विंग, रिव्यूइंग, मेजरमेंट या सैम्पलिंग। देखो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए ना यहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, यानी कि हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। इसमें बोला है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब मैंने आपको बताया जब भी मेजरमेंट होता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है, ठीक है? मेजरमेंट हमें बता रहा है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, सो डायरेक्टली यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिल गया, दैट इज मेजरमेंट। बहुत इजी है। क्वांटिटेटिव अभी मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा किसके साथ काम करता है? आपका इंटरवल वेरिएबल्स के साथ काम करता है। सो वही चीज यहाँ पर पूछी है एंड इंटरवल वेरिएबल्स मेजरमेंट के लिए यूज होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज when observations are classified by social scientists into a system of categorization it needs what? conviction, accuracy, limited conditions या फिर hypothesis। so hypothesis तो ये नहीं है, hypothesis की definition तो नहीं है ना, वो क्या होता है? हम guess करते हैं जहां पर अपने results को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी क्या होता है? ये हमें हमारे रिसर्च में जो हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं उसकी क्वालिटी बताता है, साथ ही ये बताता है कि इसकी हेल्प से कि हमारा रिसर्च कितना ज्यादा रिलायबल है, कितना ज्यादा सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 एक्यूरेसी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ respondents which is available to researchers because of their access to the respondents is identified as what? ठीक है, उनकी पहुंच के कारण जो शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। अब शोधकर्ताओं के लिए इजीली अवेलेबल चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो रैंडम सैम्पलिंग इजीली अवेलेबल नहीं होती है, कोटा सैम्पलिंग भी नहीं होती है, स्नोबॉल भी नहीं होती है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है। एक्चुअली कन्वीनियंट सैम्पलिंग हमें बोलता ही ये है कि आप रिसर्च में सिर्फ वही सैंपल्स उठाओ जो कि इजीली आपके लिए अवेलेबल है, जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको सही लगते हैं। Next question is which of the following scales of measurement contains an absolute zero value? Very important question. So absolute zero value की जब भी बात करते हैं that is nominal variable,
ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल या फिर रेशियो वेरिएबल। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रेशियो वेरिएबल। ठीक है, जब भी हम 0 से लेकर के 100 तक की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमें पता है कि सिलेक्शन 40% पे मिनिमम होना है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि हमें रेशियो बताता है। ठीक है, इंटरवल हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डिनल स्केल क्या करता है, ये हमें रैंकिंग बताता है। एंड नॉमिनल स्केल क्लासिफिकेशन करता है, जैसे मेल फीमेल को क्लासिफाई कर दिया 2 सेक्शंस में, तो ये इसके ट्रिक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड उनके पर्पस यहाँ पर आपके साथ शेयर किए गए हैं। पहला है अप्लाइड रिसर्च, देन बेसिक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। वेरी इजी क्वेश्चन। सो देखो, बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक रिसर्च क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि ये सिर्फ फोकस करता है आपके कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। जैसे आप लोग घर बैठे बैठे गूगल मैप में जाकर के क्या देख रहे हो, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कोई भी कंट्री का आप सैटेलाइट व्यू देख रहे हो, आपको चाहे वहां जाना नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, आप सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो देख रहे हो। तो बेसिक रिसर्च गोज विद कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। अब देखो, यहीं से आपको पता चल गया करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं। नेक्स्ट इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड इन। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको एम्प्लॉय किया जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च के द्वारा। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है दूसरी शिफ्ट में कि एथनोग्राफिक रिसर्च कौन से सैम्पलिंग से रिलेटेड होती है। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग आपको याद रखना है। ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, जितने भी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the context of research methodology, what does the word ontology refers to? So ontology से बहुत questions अभी आते हैं एग्जाम में। So it refers to concepts and categories, their properties and relationships. रिसर्च पेपर एंड जर्नल्स नहीं, रिसर्च पेपर से तो ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता। कैंसर्स, डिजीजेस एंड द ट्रीटमेंट्स नो, अ वर्ड इंडेक्सिंग मेथड नो। सो ऑन्टोलॉजी इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, उनकी कैटेगरी। अब कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपने ले लिया, जैसे मेल, ये किस कैटेगरी में आता है, ह्यूमन कैटेगरी में आता है। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सब चीजें हमें ऑन्टोलॉजी बताता है। Next question is, what is the full form of MLA as a referencing style? So मैंने आपको बताया है कि जब भी हम थीसिस राइटिंग की बात करते हैं, so बहुत से फॉर्मेट होते हैं थीसिस राइटिंग के, जैसे कि APA स्टाइल भी होता है। ठीक है, APA की फुल फॉर्म क्या होती है, एक पेपर में ये भी पूछा गया था, ये मैंने आपको दे दिया। चलो होमवर्क क्वेश्चन, बताइए APA की फुल फॉर्म क्या है। MLA की बात करते हैं, सो MLA की फुल फॉर्म है मशीन लैंग्वेज एडेप्टेशन नो, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मैनेजमेंट लैंग्वेज अथॉरिटी या फिर मेन स्ट्रीम लैंग्वेज एसोसिएशन। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। कि किस फॉर्मेट में थीसिस लिखनी है, इसका आइडिया हमें MLA स्टाइल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रिलायबिलिटी के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट एंड रीटेस्ट क्या बोलता है कि एक टेस्ट को वापस से इसी का टेस्ट किया जाएगा, एक को हमने अभी टेस्ट किया और एक को ही हमने बाद में फिर से टेस्ट किया। क्यों, यही जानने के लिए कि अलग अलग सिचुएशन में ये कैसे काम करेगा। सो यहां से देखो आपको आंसर मिल सकता है, द सेम टेस्ट इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल, सो ए इज रिलेटेड टू 3, तो देखो आंसर मिल गया, बहुत ईजी है। इंटरेटर बोलता है द सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रिपीटेड। इंटरेटर, एक टेस्ट को अगर मॉर्निंग में करते हो, उसी टेस्ट को इवनिंग में भी करते हो, उसी टेस्ट को नाइट में भी करते हो, फिर देखते हो कि क्या रिजल्ट में डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। पैरेलल फॉर्म बोलता है डिलीवरिंग अ क्वेश्चनियर इन 2 पार्ट्स, एक क्वेश्चनियर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, सेपरेटली टू अ सैंपल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स में इनको ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। स्प्लिट हाफ, डिवाइड ये भी करता है, लेकिन ये हमें क्या बोलता है कि प्रोवाइडिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ क्वेश्चनियर विच आर इक्विवेलेंट फॉर रिस्पोंडेंट्स। तो इन दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर समझ आ गए हैं। इन इंडक्टिव अप्रोच थ्योरी इज जनरेटेड आउट ऑफ व्हाट। सो इंडक्टिव अप्रोच हमेशा आपका बॉटम से
ऊपर की ओर काम करता है, इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। बॉटम में हम क्या करते हैं, हम अपने रिसर्च के पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उसी के बेसिस पे फिर हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं एंड इन्हीं 2 स्टेप्स के बाद हम टॉप लेवल पर क्या करते हैं, थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, साथ ही जो भी एक्सप्लेनेशन है अपनी डेवलपमेंट से रिलेटेड उन सब चीजों को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज इस क्वेश्चन में कही है कि इंडक्टिव अप्रोच में थ्योरी बिल्डिंग जो है, थ्योरी जनरेशन जो है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शंस आर सिंपल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर थ्योरी बिल्डिंग होती है बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ऑप्शन है रिसर्च डन, यानी कि जब रिसर्च की फाइंडिंग्स हमें मिल जाती हैं तो क्या उस स्टेप के दौरान हम थ्योरी को जनरेट करते हैं, तो ये है बिल्कुल सही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 रिसर्च डन या फिर रिसर्च फाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सैंपल्ड इंडिविजुअल is observed over a predetermined period of time in structured observation, it is called what? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंपल्ड इंडिविजुअल, अब देखो सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, 1000 लोगों में से कुछ लोगों को, 1 या 10 या 5 कुछ भी लोगों को उठा लेते हैं, उस पर्सन को हम सैंपल बोलते हैं। तो सैंपल्ड इंडिविजुअल जो है, ही इज ऑब्जर्व्ड ओवर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ समय के लिए उनको ऑब्जर्व किया गया इन अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो जब भी, यहाँ पर एक कीवर्ड बता रही हूँ, जब भी हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सैम्पलिंग। ऑप्शंस है यहाँ पर फोकस सैम्पलिंग, ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग, रैंडम या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फोकस सैम्पलिंग क्या होता है। फोकस सैम्पलिंग बेसिकली वैसे सैम्पलिंग का कोई टाइप नहीं है, कोई स्टैंडर्ड टर्म भी नहीं है, लेकिन रिसर्च की बहुत सी फील्ड्स में इसको यूज किया जाता है। एंड जब भी हम प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जहां पर भी हम ऑब्जर्व करके कुछ काम करते हैं, इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन कब होती है, जब आप किसी चीज पर फोकस करते हो। ठीक है, दूसरा है ऑब्जर्व सैम्पलिंग। अब दिखती सी बात है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्व सैम्पलिंग तो कभी भी नहीं होगा, ये इस नाम की कोई सैम्पलिंग होती भी नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, 1000 में से कोई भी रैंडम लोगों को हम उठा लेते हैं जिनका बैकग्राउंड इंटरेस्ट हम कुछ नहीं जानते। पर्पसिव सैम्पलिंग होता है, हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से जो जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं उस सबको हम पर्पसिव सैम्पलिंग में इंक्लूड करते हैं। सो ऑब्जर्व किया जाता है फोकस करके, तो करेक्ट आंसर है फोकस सैम्पलिंग। ऐसे आप चीजों को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ethnographic research the researcher involves himself in a which over a period of time। ओके, सो कैसे पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर रिसर्चर जो है अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च के दौरान। ऑप्शंस है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल कैंपेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर सोशल सेटिंग। सोशल सेटिंग क्या होता है, ये हमेशा एथनोग्राफिक रिसर्च से ही रिलेटेड होता है। एंड एथनोग्राफिक रिसर्च आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जहाँ पे रिसर्चर्स ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट की स्टडी को, खास तौर पे रियल लाइफ एनवायरनमेंट में यहाँ पर काम किया जाता है। और सोशल सेटिंग जो होती है वो भी रियल लाइफ एक्ट से रिलेटेड होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the dual blind procedure is an effective solution to the issue of experimenter bias in research। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होता है या डबल ब्लाइंड प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, here neither the participants nor the researcher know who is in the control group and who is in the experimental group। अब देखो एक पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर है, जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, सैंपल के रूप में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि कंट्रोल ग्रुप में कौन है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन है, बस वो यहाँ पर ब्लाइंड खेलते हैं। ओके, सो ये चीजें हैं। सो इधर कहा है द ब्लाइंड डबल ब्लाइंड प्रोसीजर इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ एक्सपेरिमेंटर बायस इन रिसर्च। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर जो रिसर्चर होता है वो बायसनेस बहुत ज्यादा करने लग जाता है, इसलिए ये ब्लाइंड प्रोसीजर का को यूज किया जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटर बायस कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय नॉन वर्बल क्यूइंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। सो नॉन वर्बल अगर हम फॉलो करते हैं तो कभी भी क्या आप लोगों का रिसर्च हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे सवाल पूछोगे, कैसे उनके जवाब को समझोगे। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स।
Next question is a procedure in which scientific research and ideas are evaluated by experts of the field is called what? So it is called literature review, conceptual review, peer review या फिर general review. साइंटिफिक रिसर्च की बात की गई है, उससे जितने भी आइडियाज जनरेट होते हैं उनको कैसे कोई एक्सपर्ट इवैल्यूएट करता है ये पूछा है। तो उसको इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, सो पीयर रिव्यू प्रोसेस में सब्जेक्ट क्या होता है, एक स्कॉलरली वर्क दिया जाता है यहाँ पर रिसर्चर को, एंड वो सेम फील्ड में यानी कि अपने आसपास के लोगों के साथ उसको काम करते हैं एंड उसकी एकेडमिक साइंटिफिक क्वालिटी को चेक करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when in a process of reasoning, observation is followed by theory, hypothesis and interpretation, that approach to research is known as what? So it is known as formulative, standardized, inductive और deductive. So it is known as inductive. So ये inductive approach की एक और definition है जो कि एग्जाम में आती है। देखो रीजनिंग ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, डाउन लेवल पर होता है, फॉलोड बाय थ्योरी जो कि थ्योरी के बेसिस पर काम करता है। ठीक है, सो ये इंडक्टिव में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if research is done to find out behaviors and attitudes by analyzing existing records and other materials, it is known as इसको क्या बोला जाता है, जब कोई रिसर्च किया जाता है किसी के बिहेवियर किसी के एटीट्यूड को एनालाइज करके, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो ऑलरेडी अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं और मटेरियल है उनको समझ करके, तो उसको कहा जाता है आर्किवल रिसर्च, पुरालेख अनुसंधान इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आपने सुना होगा नाम, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का ही टाइप होता है, उसी में इसको इंक्लूड किया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है डेटा को। नेक्स्ट इज if the dress of a person does not reflect or depict his voting behavior, the assumption is of what? So ऐसे assumption को zero correlation कहा जाता है। Okay, next question is which of the following are advantages of web based research? So web based research क्या होता है, ये आपका टाइम बचाता है। अब ऑनलाइन रिसर्च अगर आप लोग कर रहे हो, देखो अब कुछ भी काम ऑनलाइन करते हो तो ऑफलाइन से कम टाइम तो लगता ही है ना, लेकिन क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि वो चीज बिल्कुल सही है, उसका रिजल्ट आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट मिलने वाला है, नहीं श्योरिटी है, लेकिन टाइम तो आपका बचाता ही है। द पार्टिसिपेंट कैन एंगेज इन टास्क एट हिज और हर कन्वीनियंस, अपने समय के हिसाब से आप टास्क कर सकते हो, बिल्कुल सही है। द डेटा कलेक्टेड इज ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट, डेटा कलेक्ट करोगे वो बिल्कुल सही होगा। स्मॉल सैंपल की डिमांड आप यहाँ पर नहीं कर सकते ना, ये आपसे कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। द पार्टिसिपेंट आर हेविली पेड, आपको पार्टिसिपेंट्स को बहुत पैसे देने पड़ते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए बी सी आर दी करेक्ट आंसर्स। Next is survey research has the advantage of sampling a large number of respondents who are selected for research. So बहुत सारे लोगों के साथ काम करने की पावर होती है सर्वे रिसर्च में, ये बिल्कुल सही है। Researchers to administer their own surveys do not have any option except to do it themselves. ठीक है, खुद पे अगर कुछ रिसर्च करना है तो वो खुद से ही करना पड़ता है, ऐसा कहा है, ये गलत है। अब खुद से अगर आप रिसर्च करोगे तो आप तो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को ही कंसिडर करोगे ना, नेगेटिव पॉइंट तो नहीं करोगे, तो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, the appropriateness, meaningfulness and usefulness of the specific inference made from the measure is called। जब भी आप एक रिसर्च करते हो, आपकी रिसर्च का कोई डेटा आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया एंड उसको आपने देखा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसका कोई मीनिंग बनता है या नहीं, वो हमारे काम का एक्चुअल में आया है रिजल्ट या नहीं, ये कहाँ से पता चलता है, ये उसकी वैलिडिटी हमें बताती है। ठीक है, वैलिडिटी बताती है, और बाकी के जितनी रिलायबिलिटी के पॉइंट्स है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in survey based research in social sciences, when you decide to tell participants something false about the purpose of the research, you are using what? So this is not very much important question, so इसका correct answer है धोखा देना यानी कि डीऑक्सिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिब्लियोग्राफीज एंड फुटनोट्स। अब देखो रिसर्च में बिब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट जो होते हैं रिसर्चर्स यूज करते हैं, ऑफन यूज द एब्रिविएशन IBID विच मीन्स व्हाट। ये क्वेश्चन लगभग 2017 से लेकर के अभी तक पूछा ही जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है इन द सेम प्लेस, इंट्रोडक्शन एंड द फॉलोइंग, हियर एंड देयर। सो IBDI का मतलब होता है इन दी सेम प्लेस। अब इतना लंबा सेंटेंस बिब्लियोग्राफी में मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर रिटन इन APA स्टाइल इन करेक्ट पेपर, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। सो APA की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन व्हाट। ये चलो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, इस वीडियो के एंड तक भी मैं इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन तब तक मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। देखो अब जब भी आप लोग रिसर्च पेपर यूज करते हो, रिसर्च लिखने वाले होते हो, तो क्या फॉर्मेट आप फॉलो करोगे ये हमें दो स्टाइल से पता चलता है। MLA स्टाइल होता है और एक APA स्टाइल होता है। इन दोनों स्टाइल्स का फुल फॉर्म मुझे बताना है, ठीक है। सो इनका ऑर्डर बताइए कैसे चीजों को करेक्टली फॉलो किया जाता है। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, सबसे लास्ट में वैसे तो आप बोलोगे कि रिजल्ट आता है ना, लेकिन सबसे लास्ट में इसमें फिगर्स आता है। तो सब में देखो सेम ऑप्शन है C और A, तो इसलिए ये दो ऑप्शंस तो हमने गलत कर दिए। अब ऑप्शन नंबर B से हमें पता चलेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के बाद हम मेथड्स को सिलेक्ट करेंगे या फिर रिजल्ट को। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के बाद मेथड्स को यूज करेंगे। सो C के बाद आ गया B, यहाँ से मिल गया हमें करेक्ट आंसर। सो सीक्वेंस क्या है? इंट्रोडक्शन, methods, results, then we use tables and then figures. नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। तो क्या ये रैंडम सैम्पलिंग का टाइप होता है? देखो दो टाइप के सैम्पलिंग होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। और रैंडम और स्नोबॉल इन दोनों के इंटरनल पार्ट्स हैं, आपस में ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो ये गलत आंसर ऑप्शन है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज हेल्पफुल when participant belong to hard to reach groups, ठीक है। हार्ड टू रीच ग्रुप्स, जहां पर हम उन ग्रुप्स को कंसिडर नहीं कर पाते, इजीली अचीव नहीं कर पाते, वहां पर स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक परिकल्पना जो होती है रिसर्च में, उसको हम किस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। सो देखो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस परिकल्पना करना या फिर इसको गेस करना भी हम बोल सकते हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको सिलेबस में लिखा हुआ कहीं पर मिलेगा नहीं। आप लोगों को सिलेबस में अगर देखना है तो आप देखो स्टेप्स ऑफ रिसर्च लिखा होगा। रिसर्च का ही एक स्टेप आ जाता है हाइपोथेसिस मार्किंग, ठीक है। सो जहां पर हम हाइपोथेसिस यानी कि किसी चीज को गेस करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल के साथ चीजों को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए। आप पहले अपने एक फ्रेंड एक्स के पास गए, फिर अपने दूसरे फ्रेंड वाई के पास गए। दोनों फ्रेंड्स के साथ आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की एंड उसके बाद दोनों फ्रेंड्स ने क्या किया? आपको कोई सॉल्यूशन बता दिया। अब आपको 2 सॉल्यूशन तो मिल गए, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि कौन-सा सॉल्यूशन मुझे मेरे कौन-सा जो इन्होंने आइडिया दिया है, वो मुझे मेरे सॉल्यूशन तक पहुँचाएगा। तो ऐसे केस में ये जो 2 रास्ते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमारे पास है, एक आइडिया हमारे पास है, लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इस आइडिया को टेस्ट करें, कैसे इस आइडिया को चेक करें कि ये हमें बेस्ट सॉल्यूशन देकर ही रहेगा, किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फँसाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये होता है रिसर्च में हाइपोथेसिस। कि रिसर्च में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हम उठाते हैं या आगे आने वाले समय में हम प्लान जो करते हैं, क्या वो प्लान हमें बेस्ट सॉल्यूशन देगा? ये हमें हाइपोथेसिस मदद करता है जानने में। ओके, तो ये चीजें समझ आ गई तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। सो हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज जस्ट एज अ हंच, एक अनुमान की तरह ही होता है ये। अ वाइल्ड गेस, एक बेतुका अनुमान इसको कहा जाता है। अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय रिसर्चर्स व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग टू गेट फंडिंग फॉर देयर रिसर्च। इसमें कहा है कि एक ऐसा रिसर्चर की ट्रिक होती है जिसमें वो अपनी शोध के लिए किसी से फंड यानी कि धन की थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं, तो उस समय हाइपोथेसिस यूज किया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अ प्रेडिक्शन ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ स्टडी, कि जो हम पढ़ रहे हैं भविष्य में
वो हमें क्या सही सॉल्यूशन देगा? जो आगे हम स्टेप्स लेने वाले हैं कि को क्या वो हमें सही राह में पहुँचाएगा? ये होता है हाइपोथेसिस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च हाइपोथेसिस आर शोध परिकल्पनाएँ क्या होती हैं? जो करंट रिसर्च किसी एक पर्टिकुलर मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक है उस पे ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है उसको वापस पढ़ना, क्या ये रिसर्च हाइपोथेसिस होता है? स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, चर के बीच अनुमानित संबंधों के विवरण को क्या हम रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं? सच स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कंफर्म्ड और रिफ्यूटेड, ठीक है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको एक रिसर्चर अपने हिसाब से कंफर्म भी कर सकता है, यानी कि उसकी पुष्टि भी कर सकता है और उसका खंडन भी कर सकता है अगर उनको वो चीजें सही नहीं लगती हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना एक रिसर्चर के हाथ में होता है, सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। एंड दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई डेटा हो सकता है। उनके बीच में रिलेशनशिप का अनुमान लगाना, एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब है गेस करना होता है। तो प्रेडिक्शन का भी वही मतलब है, सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन। सो जब भी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तो कौन सी वो एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा मेथड है जहां पर इसको फॉर्मुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती? सो इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोरिकल स्टडी। अब देखो हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है ना? अब इसमें तो हम अनुमान लगा के क्या करेंगे? अगर मैं बोल दूं कि झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा, उनको ये हाइपोथेसिस ये परिकल्पना कर लेनी चाहिए, तो अब तो उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि अब ना झांसी की रानी है ना उनका युद्ध है। तो हिस्टोरिकल स्टडीज जो होती है, ऐतिहासिक अध्ययन जो होता है रिसर्च के दौरान, उसमें परिकल्पना के निर्माण की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अगला क्वेश्चन है एन एजुकेटेड गेस अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज कॉल्ड। ठीक है, किसी व्यवहार को नियंत्रित करने वाली चीज के बारे में शिक्षित अनुमान कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। शिक्षित अनुमान होता है, हवा में तीर नहीं मारने होते हैं। एक नॉलेजेबल अनुमान होता है, ऐसा नहीं है कि बस हमें गेस करना है, हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है, कुछ भी कर लो। ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होना चाहिए। अगला है बहु परिकल्पना पर कार्य करने की विधि का उपयोग करना सर्वोत्तम है। ठीक है, सो कौन सा वो मेथड है? ये है वाइल प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी। सो जब भी हम अपनी अपने शोध अध्ययन की योजना बना रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारे हाइपोथेसिस के ऊपर काम किया जाता है। ओके, अगला है ये देखो जून 2007 का क्वेश्चन है। अब ये मत सोचिएगा कि इतना पुराना क्वेश्चन है तो क्या करें, यही क्वेश्चंस बेसिक होते हैं और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा है टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिसर्चर्स जो शोधकर्ता होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग, जिसको एक्स स्क्वायर के नाम से, एक्स टू नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, ये सब चीजें जो हैं, ये टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये सब हम टेस्टिंग इन रिसर्च पे ऑलरेडी एक वीडियो में 2 दिन पहले बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे ये हमने डिटेल में पढ़ा है। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन, हाइपोथेसिस को का जो कथन है वो कहाँ पर नहीं किया जा सकता? ये जनरल टर्म्स में नहीं किया जा सकता। ठीक है, सामान्य शर्तों के बेसिस पे इसको नहीं स्टेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च would be least likely to include a research hypothesis, include in a research hypothesis. सो रिसर्च हाइपोथेसिस कौन से रिसर्च टाइप में लीस्ट लाइकली टू यूज होता है, मतलब बहुत कम संभावना होती है उसको इस्तेमाल करने की? तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव। और देखो जहां पर हम किसी प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, आगे क्या काम करना है, क्या स्टेप्स करने हैं फॉलो, वो नहीं देते, सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, बस लिख कर बोल कर पढ़ा कर बता देते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्च हाइपोथेसिस के बहुत कम चांसेस होते हैं इंक्लूड करने के। और वहीं हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें, उधर तो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट यानी कि उसको बनाया ही नहीं जाता है बिल्कुल भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2009 में पूछा गया था। एंड जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं ईयर नहीं बता रही हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में, अभी तक भी एग्जाम में एज इट इज आते हैं, ठीक है। द बेसिस ऑन विच द assumptions आर फॉर्मुलेटेड इज, किस आधार पर हम धारणाएं बनाते हैं, किस आधार पर धारणाओं को तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है जिस भी कंट्री में आप रिसर्च कर रहे हो उसका क्या सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। अब जैसे इंडिया में आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कैसे आप रिसर्च को फॉर्मुलेट करोगे, ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि आपकी सांस्कृतिक भूमि आपकी क्या कहती है आपको। ओके, इसके बाद यूनिवर्सिटीज जहां से आप पढ़ रहे हो, आपकी कास्ट, आप जिस एरिया में हो, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, वो सब चीजों पर भी ये डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज अ नल हाइपोथेसिस इज, नल हाइपोथेसिस क्या होता है। सो व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस बोलता है ना कि हमेशा दो चीजें बराबर होती हैं। नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ए हमेशा बी के बराबर है। नल, नल का मतलब होता है खाली, देखो शून्य, शून्य का मतलब है जीरो, मतलब ये बोलता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, हर चीज हमेशा समान है। ए बी के बराबर है, ये बोलता है 5 3 के बराबर है, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस हमेशा यही बोलता है। एंड जहां पर जब भी हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे। तो ये हाइपोथेसिस में नल और ऑल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एंड आपको अगर वो वीडियो अभी तक नहीं मिल रही, मुझे बस कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो नहीं मिल रही है, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके साथ एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि इन सभी क्वेश्चंस के बेस पर है। इसका आंसर मुझे आपने कमेंट करके बताना है। एंड अगर आपका आंसर सही है या गलत है, या आपको थोड़ी सी इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो मैं आपके कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके बता दूंगी। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वल्नरेबल इन रिसर्च। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च एथिक्स। तो आप लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। सो एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, यानी कि अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसकी कुछ नैतिक रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं। तो रिसर्च जो प्रोसेस है कंप्लीट, उसको जो हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है जो कि लीस्ट वनरेबल है। तो पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम है, उसको फॉर्मुलेट करना, उसको अच्छे से ढूंढना, ठीक है, एंड उसमें जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा ऑप्शन बोलता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट किया है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे एंड देन उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसकी व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। अगला ऑप्शन है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड देयर इम्प्लीकेशंस, यानी कि रिसर्च में हमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसका जो भी होगा रिजल्ट, उसकी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ठीक है, एंड उसकी जो भी इम्प्लीकेशंस होंगी उनको भी रिपोर्ट में हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है साइटिंग अ थ्योरी इन सपोर्ट ऑफ द वंस थीसिस, यानी कि जो कोई पर्सन है जिसने ऑलरेडी थीसिस बनाई हुई है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, थ्योरी का सपोर्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लीस्ट वनरेबल पूछा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक तरह से हम बोलेंगे हेल्पलेस ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो रिसर्च की रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है, रिजल्ट आ जाता है, उसकी जो रिपोर्ट जनरेट करना एंड उसको इम्प्लीकेट करना, दैट इज द लीस्ट वनरेबल टाइप, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ अ रिसर्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अनएथिकल यानी कि अनैतिक, ठीक है, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। सो प्लेगरिज्म क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लेगरिज्म होता है एक तरह से कॉपी करना, ठीक है। मान लीजिए कि किसी कंटेंट को हम लोग एज इट इज कहीं से उठा करके कहीं पे कॉपी कर देते हैं, तो उसमें हम लोग प्लेगरिज्म ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा है अवॉइडिंग मैनिपुलेशन, यानी कि जो उसकी हेर फेर होती है उन चीज़ों से बचना। तीसरा है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट चीज़ों का आप लोगों को मतलब पता है कि एक ही चीज़ को अगर हम लोग बार बार लिखते हैं, ये सोच के कि जो हमारी रिसर्च की थीसिस हैं, जो हमारे नोट्स हैं, उसमें हम लोग पेजेस बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि हम उसको अवॉइड करेंगे।
नेक्स्ट बोलता है अवॉइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि जो विश्वसनीय जानकारी होती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कि जितनी भी रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है उसको ही अगर हम लोग अवॉइड कर देंगे तो वो अनएथिकल ही होगा। हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों कंफ्यूज होते हैं, वो अनएथिकल की जगह एथिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं एंड वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है कि प्लेगरिज्म जो है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि नहीं करेंगे, हमें करना चाहिए, ठीक है। मैनिपुलेशन को भी अवॉइड करना चाहिए एंड डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करना चाहिए एंड जो भी रिलायबल यानी कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन है रिसर्च से रिलेटेड हमेशा हमें उसी को ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जो रिसर्च एथिक्स होते हैं ना, ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग रिसर्च को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। अब हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो एथिक्स ऑलवेज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई राइट और रॉन्ग, डिफ्रेंशिएट गुड और बैड, तो इसीलिए नैतिकताएं जो है वो यूज की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोप ऑफ वियोलेटिंग रिसर्च एथिक्स इज कंसीडर्ड टू बी रिलेवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च स्टडी, ठीक है। तो रिसर्च स्टडी के स्टेजेस अगर आप लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वियोलेटिंग रिसर्च एथिक्स को हम जो है किस तरह से जो है वियोलेट करेंगे, ठीक है, रेलिवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो पहला है यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। सो रिसर्च में अगर हम लोग अनुमान लगाते हैं उसको फॉर्मुलेट करते हैं एंड सेटिंग अप अ नल हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग इट, ठीक है। एंड उसके बाद नल हाइपोथेसिस को हम इसके टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी, ठीक है। सो रिसर्च जो कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम डिफाइन करेंगे एंड डेलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग रिसर्च डेटा। सो जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है फील्ड में जा करके या गूगल के थ्रू या जैसे भी, ठीक है, उसको एनालाइज करना एंड उसको इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट इज in defining a research population and method of sampling, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड यूजिंग द सेम एज अ बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। सो रिसर्च में हमने जो कुछ भी चीज़ें कलेक्ट की हैं, जो कुछ भी हमारी फाइंडिंग्स है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है, एंड उसको क्या करना, उसको एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बेसिस के रूप में यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, पहले तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो कि सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिसर्च हाइपोथेसिस अगर हम जनरेट करते हैं एंड उसके बाद नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये क्यों है राइट आंसर, क्योंकि इसमें हम लोग रिसर्च पॉपुलेशन को, ठीक है, रिसर्च पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं एंड जो भी मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, यानी कि सैम्पलिंग का मतलब है कि कहाँ से हमने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, हम लोगों ने फील्ड में जाकर काम किया है या फिर हमने ऑनलाइन ही डेटा कलेक्ट किया है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जो रिसर्च की हमारी फाइंडिंग्स है, जो भी हमने अभी तक काम किया है उसके प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, ठीक है, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बेसिस को ध्यान में रखते हुए काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statements is true in the case of a test prepared by you as a teacher, ठीक है। तो अगर आप टीचर हैं, ठीक है, तो आपने एक टेस्ट प्रिपेयर किया तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग ट्रू है। एक टेस्ट जो है वो रिलायबल है अगर वो ऑब्जेक्टिव है, इफ अ टेस्ट इज रिलायबल इट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। इफ अ टेस्ट इज वैलिड इट इज रिलायबल ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है इफ अ टेस्ट इज रिलायबल तो ही उसको वैलिड बोला जाएगा। नेक्स्ट है अगर एक टेस्ट वैलिड भी है एक टेस्ट रिलायबल भी है, ठीक है, तो ही उसको जो है हम यूजेबल बोलेंगे, यानी कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों चीजें होगी, ठीक है, तभी क्या होगा, तभी उसको हम पर्टिकुलर टेस्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होने चाहिए रिलायबिलिटी के, वैलिडिटी के, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या होती है, एक टेस्ट को तब वैलिड माना जाता है, ठीक है, कि जब
वो मेजर करता है कि क्या क्या बेसिस पे हम लोगों ने उस टेस्ट को जनरेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेस्ट डिजाइन टू मेजर पर्सनैलिटी मस्ट मेजर द पर्सनैलिटी एंड नॉट सम अदर ट्रेट्स। जैसे अगर किसी पर्सन की, मान लीजिए कि हम लोग मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट बना रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं वैलिडिटी। ठीक है, तो जो भी टेस्ट होता है अगर वैलिड, ठीक है, तो उसको रिलायबल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, सो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कि हम किस लेवल पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स द कंसिस्टेंसी विद विच अ टेस्ट यील्ड द सेम रिजल्ट ओवर द टाइम इन मेजरिंग वट एवर दे डू मेजर। ठीक है, यानी कि अभी जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मान लीजिए कि आगे आने वाले 4 साल के बाद भी ये वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चंस है वो रिलायबल है, वो सिर्फ अभी के लिए ही यूजफुल नहीं है, वो आगे आने वाले टाइम पे भी यूज होंगे। ठीक है, सो एक टेस्ट को रिलायबल बोला जाता है विदाउट बीइंग वैलिड। सो नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सो अगर हम लोग किसी पर्सन के स्कोर को, इनके ओपिनियन को, ठीक है, या फिर बायस जजमेंट जो होती है उसको एलिमिनेट करते हैं, तो उसको ऑब्जेक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, यूजेबिलिटी होता है कि जो एक ही पर्टिकुलर चीज अगर बार बार यूज होती है। ठीक है, तो ये थी 4 बेसिक टर्म्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। तो अगर एक टेस्ट वैलिड है तो ही उसको रिलायबल हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी चीज को कॉपी करना। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, मैंने एज इट इज गूगल से कॉपी किया, तो मुझ पे केस भी हो सकता है प्लेगरिज्म का कि मैंने कॉपी की है इन चीजों को। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा। अगर हम किसी पहले के डेटा को, पुराने डेटा को यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसका एक क्रिएटिव यूज होगा। सॉरी, यहाँ पे बोला गया है कि किसी प्रीवियस डेटा का क्रिएटिव यूज, यानी कि उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके अगर हम उसको यूज करते हैं तो क्या उसको प्लेगरिज्म बोला जाएगा। नेक्स्ट है कॉपिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग यूज ऑफ इट। ठीक है, जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए मुझे अभी एमसीक्यूज की जरूरत थी तो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड इसको यूज भी कर रही हूँ, तो क्या इसको प्लेगरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे हम कोट करेंगे, उसका नाम यूज करेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्टिव। यानी कि पुराना ही डेटा हम यूज कर रहे हैं, किसी पुरानी रिसर्च का डेटा हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो नया है। ठीक है, कुछ फ्रेश थीम हम लोग लेकर चले हैं लेकिन डेटा पुराना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज किसी की एसेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉपी करना एंड उसको यूज करना। ठीक है, सो प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म एक मॉरल होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉरल, एथिकल एंड लीगल इशू। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्लेगरिज्म होगा आप लोगों की रिसर्च पेपर में तो आप लोगों पे केस भी कर सकता है कोई पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। Next question is a researcher uses data of an earlier research paper and published a new research paper. So this is called, ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, 5th क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट को कॉम्प्लिकेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम किसी पुराने रिसर्च पेपर से उसके डेटा को यूज करते हैं, ठीक है, एंड अपने पेपर में उसको ऐड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो वो क्या होगा, एथिकल है, अनएथिकल है, परमिसिबल है या प्रॉपर है, यानी कि ठीक काम है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हो कि ये एक अनएथिकल हो सकता है, ये अनएथिक चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर वियोलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो अगेन यहाँ पे रिसर्च की जो नैतिकता है उनको वियोलेट करने से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पे पहला है प्रॉपर फॉर्मुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। ठीक है, तो किस बेसिस पे, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स है उसको हम वियोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो एक रिसर्च वायलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट। नेक्स्ट है यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। ठीक है, यानी कि किसी और ने रिसर्च टूल्स जनरेट किए थे, बनाए थे, यूज हम उनको कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी, डी एंड ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। ठीक है, तो इसका लॉजिक मैं बता चुकी हूँ कि रीजन से पहले आप लोग बिकॉज ऐड कर दो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो असर्शन में बोला गया है कि रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस आर नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च। यानी कि जो रिसर्च एथिक्स है, ठीक है, एंड इसकी जो ऑब्जर्वेंस है, ठीक है, यानी कि उसका जो अनुसंधान का जो पालन है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिसर्च की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। क्योंकि रीजन दिया गया है, द पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर परस्यूइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सेलेंस। ठीक है, यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज होती हैं, जो पॉलिसीज बनाती हैं रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये करते हैं अकाउंटेबल फॉर परस्यूइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सेलेंस, यानी कि इनका मेन फोकस जो है वो एक्सेलेंस को प्रमोट करने में होता है। ठीक है, उनको जवाबदाही करनी होती है वहां पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे बोला गया है कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि इसमें जो भी रिसर्च एथिक्स होते हैं ना, इसमें इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी और रिसर्च की क्वालिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इनको डेवलप किया गया है। तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाएगा। रीज़न क्या है कि पॉलिसी मेकिंग बॉडीज जो होती, जो भी लोग पॉलिसीज बनाते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस को बनाते हैं, उनको एक्सीलेंस पे जो है हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसको प्रमोट करने पे हमेशा फोकस करना पड़ता है, इसीलिए ये रिसर्च एथिक्स जो है वो डिजाइन किए गए हैं। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए जो है करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सपोर्ट प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। ठीक है, सो यहाँ पे नॉट पे फोकस करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पे फोकस नहीं करते एंड क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, सो क्या है ये? नॉट सपोर्ट प्रैक्टिस इन एथिक्स इन रिसर्च। तो पहला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू उनको हम लोग एक्सेस नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एक्सेस को। नेक्स्ट है रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन और पार्टिसिपेंट ओनली विद रिटन कंसेंट। ठीक है, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे कि रिटन कंसेंट, यानी कि सिर्फ लिखित में ही उनको हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन रिवील करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजिंग द डेटा सबसेट्स, यानी कि जो भी डेटा के सबसेट होते हैं उसका खुलासा कर देना, सबको वो चीज़ें बता देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डेटा इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द पार्टिसिपेंट इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास डेटा इंस्ट्रूमेंट्स है, डेटा के उपकरण है, टूल्स भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, डेटा के टूल्स जो भी हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देना जहां पे भी पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो भी हमारे डेटा के सबसेट्स होते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्लोज करना, इसको हम लोग रिसर्च एथिक्स में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग समवन एल्स रिसर्च विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड एज, यानी कि किसी की नॉलेज के बिना, अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई पोएम लिखी है, ठीक है, आप लोगों की परमिशन के बिना मैं उस पोएम को कहीं पब्लिक प्लेस में सुना रही हूँ, या फिर मैंने एक बुक में पब्लिश कर दिया उसको अपना नाम लेकर के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं किसके अंडर? कॉपीराइट, प्लेगरिज्म, पब्लिकेशन एंड पेटेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं रिसर्च के केस में, किसके अंदर? प्लेगरिज्म के अंदर। कॉपीराइट भी वही होता है कि अगर हम किसी की चीज़ को यूज़ करते हैं विदाउट उनकी परमिशन, तो कॉपीराइट का भी चार्ज हम लोगों पे लग सकता है, लेकिन रिसर्च में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं प्लेगरिज्म टर्म को। ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज ऑल्सो नोन एज, सो रिसर्च की जब भी हम लोग बात करते हैं तो रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है थीसिस। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर रिसर्च रिपोर्ट, मोनोग्राफ, डिसर्टेशन एंड बुक। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट को बोला जाता है अनुसंधान रिपोर्ट, प्रबंधन, निबंध और पुस्तक। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिसर्टेशन।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए थीसिस या डिसर्टेशन क्या होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक कैंडिडेट सबमिट करवाता है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा होता है, जिसमें कि किसी पर्सन की एकेडमिक डिग्री या फिर उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एंड ये होता है रिसर्च एंड फाइंडिंग्स में ऐड, ठीक है। इसके अलावा जो थीसिस होती हैं उसमें हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने ओपिनियंस एंड जो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स होते हैं उन सब चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है। Next question is, which of the following is not true about e-journals? So they are distributed through digital methods. ठीक है, यानी कि जितने भी डिजिटल तरीके होते हैं उसके थ्रू उनको वितरित किया जाता है लोगों के बीच में। दूसरा ऑप्शन है दे ऑल्सो हैव एडिटर्स एंड एडिटोरियल्स बोर्ड्स। तो जितने भी संपादक और संपादकीय बोर्ड होते हैं वो सब इसमें ऐड किए जाते हैं। तीसरा होता है दे आर पब्लिकेशंस ऑफ सीरियल नेचर। नेक्स्ट है दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ई जर्नल्स होते क्या हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये पीरियोडिकल पब्लिकेशंस होती हैं विच इज पब्लिश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जैसे ईमेल होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम लोग मैसेजेस करते हैं, ठीक है, वैसे ही ई जर्नल के केस में हम क्या करते हैं, पब्लिकेशंस को पब्लिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। जनरली इसमें इंटरनेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स होते हैं इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं ओवर ट्रेडिशनल प्रिंटेड जर्नल्स। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि इसको घर पे बैठ के हम लोग कहीं से भी सबमिट कर सकते हैं, हमें ऑफिस में जाकर सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर जो हमारे गाइड है डायरेक्टली उनके पास जाकर सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके अलावा यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ई जर्नल से रिलेटेड। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इसमें पहला आता है कि ये हमें टाइमली एक्सेस प्रोवाइड कराता है। एंड स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट ट्रू, यानी कि वी हैव टू फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, हमें इंटरनेट चार्जेस एंड ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें हम लोग जितने भी हमारे नोट्स हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिजिटल मेथड्स के थ्रू, ठीक है। इसमें एडिटर्स भी होते हैं एंड एडिटोरियल बोर्ड्स भी होते हैं एंड सीरियल वे में इसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें टाइमली एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं ये, ठीक है। एंड ये जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये फिजिकल स्टोरेज स्पेस को भी सेव करते हैं। अब जैसे हमारे पास फाइल्स हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, अगर हम लोग उनको मतलब हार्ड कॉपी रखेंगे तो उनको रखने के लिए भी हमें कोई सेपरेट जगह चाहिए, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टोरेज स्पेस को भी कवर करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब चीज़ों के थ्रू हम अच्छे से अपने जर्नल को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई फिजिकल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, यानी कि इंटरनेट की हेल्प से ही हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। तो जितने भी रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग के प्रारूप होते हैं, उसको फॉर्मली हम कैसे जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। पहला है डॉक्टरल लेवल थीसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, सिंपोजिया। तो ये जितनी भी टर्म्स है ना, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, वर्कशॉप, सेमिनार एंड सिंपोजिया, ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ इन सबके मीनिंग। तो अगर हम लोग बात करें सेमिनार्स की, ठीक है, तो सबसे पहले सेमिनार्स की बात करते हैं। तो सेमिनार और वर्कशॉप ये दोनों जो है ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में ये राइट आंसर नहीं है, अभी मैं बताती हूँ, सिर्फ मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है टू हेल्प वर्किंग पीपल एनहांस देयर स्किल्स, ठीक है। अब जैसे मेरी कोई स्किल है, मैं उसको और अच्छे से सीखना चाहती हूँ, तो डिफरेंट वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेमिनार जो होते हैं ये बेसिकली लेक्चर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग अगर पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो हम लोग सेमिनार्स को यूज़ करते हैं,
ठीक है। एंड वर्कशॉप्स क्या होते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं, यानी कि सेमिनार में सिर्फ लेक्चर के थ्रू हमें चीज़ों को समझाया जाता है। वर्कशॉप में क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हैंड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाई जाती हैं। एंड इसको तब यूज़ किया जाता है अगर कम पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है कि जहाँ पे कम लोग होंगे वहीं पे हम लोगों को काम जो है वो बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट आता है सिंपोजिया, या फिर इसको हम सिंपोजियम बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपोजियम इज नथिंग बट इट इज़ अ मीटिंग, ठीक है, जिसमें कि एक्सपर्ट्स आते हैं एंड वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एंड इसको हम लोग स्मॉल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का डॉक्टरल लेवल थीसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल सप्लीमेंट ऑफ अ रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर में ऑप्शनल सप्लीमेंट क्या होता है, यानी कि जिस चीज़ को ऐड करना ज़रूरी नहीं है, करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो ऑप्शंस आर फुटनोट, अपेंडिक्स, ग्लॉसरी, बिब्लियोग्राफी। तो ये भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when academicians are called to deliver lecture or presentation to be ordered to an audience on certain topic or a set of topic of educational nature, that is called, यानी कि अगर हम लोग किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए, ठीक है, किस पे लेक्चर डिलीवर करना है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करना है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम। तो इनके मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इजीली आप लोग आंसर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेमिनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थीसिस में हम लोग जैसे पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, इसमें हम लोग फिगर्स, डायग्राम्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें ऐड करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपेंडिक्स, अ सेपरेट चैप्टर, द कंक्लूडिंग चैप्टर, द टेक्स्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। तो जहाँ पे भी अपेंडिक्स की बात की जाती है, यानी कि जो थीसिस में हम लोग फिगर और टेबल ऐड करते हैं, वो होता है ये। आप लोगों ने कभी भी किसी बुक में देखा होगा, कोई भी आप लोग बुक देख लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की, वहाँ पे अपेंडिक्स का एक अलग से सेक्शन होता है एंड उसमें जितने भी फिगर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, उनका जो है उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोर एलिमेंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन आर। तो डिसर्टेशन मतलब थीसिस, तो इसके कोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे सिंपल यही पूछा गया है कि डिसर्टेशन में क्या क्या चीज़ें मेनली हमें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन्स एंड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा एनालिसिस एंड रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ना सीक्वेंस बताया गया है, इससे इन सीक्वेंसेस को जो है वो सेपरेट किया गया है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मैथडोलॉजी, यानी कि रिसर्च के लिए हमने कौन सी मेथड को यूज़ किया है, एंड नेक्स्ट है रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सबसे पहले थीसिस में हम लिखते हैं अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिखते हैं डेटा कलेक्शन की, कहाँ से हमने डेटा को कलेक्ट किया, क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की। उसके बाद हम लिखते हैं डेटा एनालिसिस की, कैसे हमने डेटा को एनालाइज किया कि क्या ये इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद हम ऐड करते हैं कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटन फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च वर्क इज नोन एज। तो जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, जैसे यूजीसी नेट एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग पीएचडी करेंगे, या फिर वैसे ही कोई स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं तो रिसर्च करनी होती है। ठीक है, तो उसमें जो भी रिटन फॉर्मेट होते हैं उसको क्या बोला जाता है। पहला है रिसर्च पेपर, मोनोग्राफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड लास्ट इज रिसर्च रिपोर्ट।
ठीक है, तो इसको डायरेक्टली बोला जाता है रिसर्च रिपोर्ट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं रिसर्च पेपर एंड रिसर्च रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर है रिसर्च रिपोर्ट। तो ये क्या होता है, ये एक वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे रिसर्च का पूरा प्रोसेस, डेटा, हमारा फाइंडिंग्स या फिर जो हमारी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है पूरे प्रोसेस में, पूरे रिसर्च में, उसको हम लोग रिसर्च रिपोर्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि फर्स्ट हैंड अकाउंट, एक रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट हैंड अकाउंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग ऐसे ऑन अ सिंगल पीस ऑफ वर्क इज कॉल्ड, यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ वर्क, एक छोटा सा काम है, एक काम है जिसपे हमने लॉन्ग ऐसे लिख दिया है रिसर्च के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिसर्च रिपोर्ट, मोनोग्राफ, डिसर्टेशन और बुक। तो बुक तो देखो ये नहीं होती है, आप सभी को पता है बुक क्या होती है। डिसर्टेशन हमने डिस्कस किया, रिसर्च रिपोर्ट भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर है मोनोग्राफ। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप लोगों को लॉन्ग ऐसे या फिर लॉन्ग सेक्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोग्राफ्स। ठीक है, सो रिसर्च मोनोग्राफ्स जो होते हैं ये सेपरेटली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं ऑन ओरिजिनल रिसर्च दैट आर टू लॉन्ग, टू स्पेशलाइज्ड और अदरवाइज अनसुटेबल फॉर पब्लिकेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें हर एक चीज़ को यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिसर्च मैथडोलॉजी इंटरप्रिटेशन इज द सर्च ऑफ। ठीक है, तो रिसर्च में इंटरप्रिटेशन जो है उसका क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है स्टेटिस्टिकल डेटा, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च फाइंडिंग्स एंड रिसर्च प्लान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रिसर्च फाइंडिंग्स। तो किसी भी हमारे रिसर्च में, ठीक है, जो प्रिंसिपल आउटकम होते हैं किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के, उसको बोला जाता है रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हैं कुछ टाइप के सजेशंस को एंड ये रिवील करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो आपने बस यही याद रखना है कि रिसर्च फाइंडिंग्स में हमारे जितने भी आउटकम्स हैं, यानी कि जितने भी आउटपुट्स हैं, उनका सजेशन, उनको रिवील करना एंड उनको इंडिकेट करना, ये सब काम इसके अंडर किया जाता है। पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि जो व्यक्तिगत शैली होती है रिसर्च रिपोर्ट को लिखने के लिए, तो कौन से टाइप के रिसर्च में इस चीज़ की परमिशन हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि पर्सनलिस्टिक स्टाइल्स होते क्या हैं। तो ये एक क्वालिटी होती है किसी एक पर्सन के एक्सप्रेशन या किसी एक पर्सन का बिहेवियर होता है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के दौरान। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे ऐसा मेथड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की। ठीक है, सो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में क्या होता है, जो भी मतलब हमारे पास डेटा हमने ऑब्टेन किया होता है रिसर्च के दौरान, ठीक है, उस डेटा का जो भी एनालिसिस होता है उसको हम लोग थ्योरी में कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, थ्योरी के थ्रू हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, तो जो ग्राउंड थ्योरी रिसर्च होता है ये एक सिस्टमैटिक एंड इंडक्टिव नेचर का जो है रिसर्च का टाइप होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी होता है। ठीक है, एंड इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे कि रिसर्च में हमने बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है एंड हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डेफिनेशंस बता रही हूँ, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि पर्सनलिस्टिक स्टाइल कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि इसमें पार्टिसिपेंट जो है, यानी कि जो रिसर्चर है उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है, उस पे बेस्ड होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है ये डेटा कलेक्टेड बाय इटसेल्फ। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हमेशा आता है डेटा कलेक्टेड बाय इटसेल्फ, यानी कि जो रिसर्चर है उन्होंने खुद से डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, एंड इस प्रोसेस में जो रिसर्चर है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है क्योंकि वो खुद से ही सारा काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जिसमें डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है, ये सब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड होते हैं।
ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि रशियन वॉर पे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ये क्या है होगी, ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास केस स्टडी रिसर्च। इसमें कोई भी सैंपल जो है वो यूज नहीं किया जाता। ठीक है। ये एक डिटेल्ड और स्पेसिफिक स्टडी होती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। इसमें हम लोग इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उनको एनालाइज करते हैं, लेकिन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है। तो ये है हमारे 5 रिसर्च के टाइप्स। अब इसमें राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, एंड ऑप्शन नंबर ई दैट इज केस स्टडी रिसर्च। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Next question we have is, when two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following is used? ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ही काम के लिए, जो कि एक ही काम को रेफर करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन आर IBID, ET.AL, OP.CIT, LOC.CIT। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इन सबके मतलब पता होने चाहिए, इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। ठीक है। तो पहला है IBID। ठीक है। इसका मतलब होता है सेम स्पेस। ठीक है। इसका मतलब होता है सेम स्पेस। तो ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू द वर्क साइटेड इन द प्रीसीडिंग फुटनोट और टू द प्रीसीडिंग वर्क विद इन द सेम फुटनोट। ठीक है। तो इसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं एक ही ऑथर के, ठीक है, तो उसको हम सेम फुटनोट जो है उस केस में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आता है ET.AL। ठीक है। सो ET.AL का मतलब होता है अदर, AL का यहाँ पे मतलब है अदर। ठीक है। ET का मतलब है यहाँ पे मीनिंग। तो इन चीजों को आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है। एंड अदर्स हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक ऑथर है, उसका नाम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मेंशन हो चुका है, ठीक है, तो हम उसके बाद वहां पे उसका नाम ऐड नहीं कर सकते। व्हेन अ सोर्स हैज 3, 4 और 5 ऑथर्स, लिस्ट ऑल ऑथर्स द फर्स्ट टाइम द सोर्स इज साइटेड। ठीक है। नेक्स्ट आता है OP.CIT। तो इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इन द वर्क साइटेड। OP.CIT मतलब इन द वर्क साइटेड। ठीक है। इसको यूज किया जाता है एंड नोट पे, ठीक है, या फिर फुट नोट पे भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड ये रेफर करता है द रीडर टू अ प्रीवियसली साइटेड वर्क। नेक्स्ट आता है LOC.CIT। ठीक है। इसका जो है ये एक फुट नोट है, या फिर इसको हम एंड नोट भी बोलते हैं, जो कि एक रिपीटेड टाइटल या फिर एक पेज नंबर पे गिवन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर काम के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट आंसर देखें तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज IBID। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट। ठीक है। तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या होते हैं रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, वो कहाँ पे ज़रूरी होते हैं, किस स्टेप में ज़रूरी होते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड, थीसिस और रिसर्च सिनॉप्सिस। ठीक है। तो ये सभी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप लोगों को इनके मीनिंग पता होने चाहिए। पहला होता है रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल रिपोर्ट जो होता है ना, वो रिपोर्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स पे। ठीक है। जो ओरिजिनल रिसर्च होती है उसके रिजल्ट पे ये रिपोर्ट करता है, जिसमें कि ये पर्टिकुलर रिसर्चर का कंट्रीब्यूशन, इनका नॉलेज, ये सब चीज़ों को स्पेसिफाई करता है। ठीक है। इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल जो होते हैं, इसमें हमारे पास टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड रेफरेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा आता है सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड। तो इसको अगर हम लोग सेमिनार पेपर बोले, तो सेमिनार पेपर जो होते हैं ये एक ओरिजिनल रिसर्च पीस होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक टॉपिक को, ठीक है, जिसको कि हम लोग एकेडमिक सेटिंग के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक ग्रुप में। ठीक है। अपने आसपास के जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेमिनार जो होता है उसमें आती है इंट्रोडक्शन, जिसको कि एब्स्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, बैकग्राउंड, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास थीसिस। ठीक है। सो थीसिस या फिर डिसर्टेशन इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी ऑथर के वर्क को, एंड रिजल्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है इन सपोर्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एन एकेडमिक डिग्री और देयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें टाइटल पेज आता है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट आता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, डिस्कशन, ठीक है, जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन, मैथडोलॉजीज,
नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास रिसर्च सिनॉप्सिस। सो रिसर्च सिनॉप्सिस एक स्टेटमेंट है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका अपना एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, हाइपोथेसिस होते हैं, प्रोसीजर एंड डिज़ाइन होता है एक पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। एंड जो रिसर्च सिनॉप्सिस होते हैं ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे 4 ऑप्शंस जो गिवन है यहाँ पे। तो अब देखते हैं, डायरेक्ट आप लोग आई होप बता सकते हो कि राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक रिसर्च प्रॉब्लम मतलब किसी भी प्रॉब्लम पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड जो रिपोर्ट हमने बनाई थी दैट वाज डिस्कस्ड इन द स्कॉलर्स मीट एंड द रिसर्चर वाज सजेस्टेड टू चेंज द टाइटल, ठीक है। तो एक रिसर्चर्स की, एक स्कॉलर्स की मीट में उस जो रिपोर्ट को है डिस्कस किया गया एंड वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या करो, अपनी जो रिसर्च है उसका टाइटल चेंज कर दो, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो वो हमें ये सजेस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? पहला आता है लॉजिकल एंड अप्रोप्रिएट, नेक्स्ट है प्रोसेसेस सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, नेक्स्ट है इलॉजिकल एंड नॉट डिजायरेबल, नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन सभी के मीनिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइटल क्या होता है, ठीक है। टाइटल जो है वो पहली चीज होती है जो एक रीडर पढ़ता है। अब कोई बुक है, हम बुक में सबसे पहले बुक का टाइटल पढ़ते हैं, चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी चीज को गेस करना, ठीक है। तो हाइपोथेसिस इज अ प्रिसाइज एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द प्रिडिक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी, ठीक है। एंड ये क्या होता है कि वैलिडिटी बताता है ये रिसर्च हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले ही मैंने बता दिया कि हाइपोथेसिस क्या करता है, ये किसी चीज की वैलिडिटी से हमें रिलेट करता है। तो अगर आपको ये बेसिक स्टेटमेंट पता होगी तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द 2 सेट्स, ठीक है। सेट 1 एंड सेट 2 दिया गया है हमारे पास। सेट 1 में है फॉर्मेट ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड सेट 2 में है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, वर्कशॉप, सेमिनार, ठीक है। ये 4 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जिनको कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकी जो फीचर्स हैं बेस्ड ऑन फ्री व्हीलिंग ऑफ आइडियाज। तो इनमें से कौन सी चीज है जो कि फ्री व्हीलिंग पे फोकस करती है? नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों को अगर ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी कौन सी होती है वो पता है तो आप लोग विद इन अ सेकेंड इसका आंसर जो है वो बता सकते हो। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव deliberations based on specific themes, अगेन यहाँ पे एक कीवर्ड दिया गया है थीम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑन अ समरी ऑफ रिसर्च डन, कि जो भी प्रेजेंटेशन है उसकी समरी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज है जिसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थीसिस या डिसर्टेशन की, तो डिसर्टेशन क्या होता है, ये डिग्रीज होती हैं, ठीक है, सच दैट MSc MPhil ये सब चीजें। एंड जो थीसिस होती है ये होती है डॉक्टरल लेवल पे। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि ये दोनों चीजें सेम ही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि थीसिस की अगर हम बात करें तो वो होती है PhD के टाइम पे जो हम लिखते हैं। डिसर्टेशन होती है जैसे MPhil के टाइम पे जो हम यूज करते हैं या MSc के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो थीसिस होती हैं ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डिसर्टेशन और थीसिस। राइटिंग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि इसका जो भी फॉर्मेट है वो एक यूनिवर्सिटी हमें बताती है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर में हमेशा समरी से रिलेटेड चीजें होती है, ठीक है। ये कॉमन फॉर्म होती है एकेडमिक राइटिंग की। रिसर्च पेपर का एक और की वर्ड है यहाँ पे, वो है एकेडमिक राइटिंग। तो जहां पे भी ये टर्म नजर आएगी दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू रिसर्च पेपर एंड ये समरी ऑफ रिसर्च से रिलेटेड होती है, दैट हैज बीन डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में क्या होता है, एक ग्रुप होता है पीपल का, ठीक है, जो कि शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट या फिर किसी कॉमन प्रॉब्लम पे ये लोग बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक टारगेटेड इशू पे या फिर टारगेटेड प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमिनार। तो सेमिनार्स जो है वो फोकस करते हैं सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जिसमें कि हर एक पर्सन जो है वहाँ पे प्रेजेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो सेमिनार्स फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है जिसको कि रेगुलर बेसिस पे, यानी कि इसको वीकली या फिर मंथली जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रेगुलर एक ये जॉब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मैंने सभी की डेफिनेशंस आपको बता दी है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज दिस। ठीक है, सो ए का आंसर है फिफ्थ, यानी कि थीसिस एंड डिसर्टेशन सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मेट होता है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इससे याद रख लेना है। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी इस चीज़ को हमें बताती है जहाँ से भी हम लोग पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर एक प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जिसमें जो भी हमने रिसर्च की है उसकी एक समरी यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड ऑप्शन वर्कशॉप। ठीक है, यानी कि जो भी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी होती है। मैंने आप लोगों को कीवर्ड बताया था कि ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी की बात हो तो वहाँ पे वर्कशॉप होता है। सेमिनार से मतलब है हमारा कि एक डिलिब्रेशंस बेस्ड स्पेसिफिक थीम होती है, ये कीवर्ड मैंने आप लोगों को अभी बताया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बेसिक स्टेटमेंट्स हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में हम लोग बिब्लियोग्राफी को क्यों ऐड करते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। ठीक है, जो आगे भी रिसर्च करना चाहते हैं उनको ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, यानी कि जो रिसर्चर है जिसने ये बिब्लियोग्राफी ऐड की है, जिसकी वो रिसर्च है, उसके बारे में उसका वास्ट नॉलेज जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है ये। नेक्स्ट है मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक, यानी कि इसी की वजह से ऑथेंटिसिटी मिलती है रिपोर्ट को। नेक्स्ट है इट इज़ एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये ज़रूरी ही है ही नहीं। ठीक है, इसको ऐड करो चाहे ना करो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रिसर्च का ही प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली प्रेजेंट करते हैं एक रिसर्चर की एक्टिविटी को एंड उनकी जो स्टडी है उसका जो फाइनल रिजल्ट है, उन सब चीज़ों को हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो बिब्लियोग्राफी होती है इसको हमेशा एंड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे बुक के एंड में कोई चैप्टर होगा, बुक के एंड में जो बुक का पूरा कंक्लूजन होगा, उसी तरह से इसमें बिब्लियोग्राफी जो है वो ऐड की जाती है। ठीक है, सो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करवाती है क्रेडेंशियल टू योर ओन थॉट्स, कि हमने पूरी रिसर्च के दौरान क्या सोचा, हमारे व्यूज़ क्या थे, कहाँ कहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया, ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड ये जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का वर्क होता है उसको एक्नॉलेज करता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फर्दर रिसर्च के लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अगर बिब्लियोग्राफी देखेंगे तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगी, उनको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या इश्यूज हमने फेस किए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट एंड डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ब्रॉड साइंटिफिक टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि कौन सा मोस्ट रीसेंट एंड डिपेंडेबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का जो कि एक ब्रॉड साइंटिफिक टॉपिक पे काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर रिसर्च पेपर, बिब्लियोग्राफी, रिव्यू आर्टिकल एंड न्यू टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिसर्च पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। ठीक है, मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा पेपर 1 में इसी तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे असर्शन गिवन, दैट इज यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च फैसिलिटेट्स एक्सेस एंड एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। यानी कि अगर हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं रिसर्च के दौरान, तो इसके थ्रू हम लोग एक्यूरेसी से रिसर्च फाइंडिंग्स अपनी कर सकते हैं। इसका रीज़न दिया गया है, बोला गया है क्योंकि रिसर्चर हैज़ टू फॉलो वेरियस स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड फॉर्मेट वाइल राइटिंग अ थीसिस विद एन इंटेंट फॉर डिलीवरिंग सपोर्ट फ्रॉम आईसीटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि रिसर्चर को बहुत ज़्यादा स्टाइल्स यूज़ करने पड़ते हैं रेफरेंसिंग के, जिसके थ्रू वो अच्छे से थीसिस लिख सके और अच्छे से अपनी रिसर्च कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आर, यहाँ पे बोला गया है कि ए एंड आर दोनों ही ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे बोला गया है कि ए करेक्ट है बट आर जो है वो गलत है।
ठीक है, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आईसीटी के जो टूल्स होते हैं वो मेनली रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? नॉलेज को गैदर करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग नॉलेज गैदरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं आईसीटी के केस में। ठीक है, इससे क्या होता है कि एनहांस कर सकते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट को। इसके अलावा रिसर्चर जो है वो अपनी वैल्यूज़ को जनरेट कर सकता है, क्रिएटिविटी को जनरेट कर सकता है। ठीक है, अपनी ओरिजिनलिटी को जो है वो जनरेट कर सकता है अगर वो आईसीटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि वो अपनी थीसिस को ही जो है अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो अगेन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड कि कौन सा इसमें ऐड नहीं किया जाता। पहला है एक्नॉलेजमेंट्स, प्रीफेस और फॉरवर्ड, नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट, क्वेश्चनेयर्स। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक रिसर्च का ही प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन होती है किसी भी रिसर्चर की एक्टिविटी की एंड उसके रिजल्ट्स की। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? पहली आती है टाइटल, दूसरा आता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐड नहीं किया गया, तो एक्नॉलेजमेंट तो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, टाइटल, एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, देन आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इज अजम्पशंस, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस एंड नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ द टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए मैंने सभी चीज़ें ऐड कर दी। इसके अलावा बजट आता है, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी आता है, स्कोप ऑफ डेटा, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट भी आता है, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कंक्लूजन्स, एंड नोट्स, मोर फाइंडिंग्स एंड देन क्वेश्चनियर्स। ठीक है, क्वेश्चनियर, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स, ये सब चीज़ें। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को ये पूरी लिस्ट याद है तो आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिब्लियोग्राफी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। तो अगेन यहाँ पे बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोलते हैं कि लिस्ट ऑल द बुक्स पब्लिश्ड ऑन द टॉपिक, यानी कि जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक था उसके लिए हमने जितनी भी बुक्स का रेफरेंस लिया उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्ट एंड सर्व्स एज अ गाइड फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है, कि जो क्रेडिबिलिटी होती है एक रिपोर्ट की, ठीक है, एंड अगर किसी और ने आगे रिसर्च करनी है तो उसको एक गाइड के रूप में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट इंक्लूड समराइज ऑफ रेफरेंसेस listed in it। ठीक है, नेक्स्ट इज इट ऑलवेज रिटन इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यहाँ पे ये बोला गया है कि इसका जो फॉर्मेट होता है बिब्लियोग्राफी का वो एपीए के थ्रू ही हमेशा असाइन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देखें तो मैं बता चुकी हूँ कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके पॉइंट्स, इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये जो है वो क्रेडेंशियल यूज प्रोवाइड करवाता है टू योर ओन थॉट्स। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, उन सब चीज़ों को ये हमें कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिटिक योर वर्क बाय लुकिंग एट योर सोर्स ऑफ रेफरेंसेस। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्ट एंड सर्व्स एज अ गाइड फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बिब्लियोग्राफी का एक और क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें आंसर भी सेम था, क्वेश्चन भी सेम था, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सैम्पलिंग का तरीका जो है वो प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमेशा नॉट टर्म पे फोकस रखना है। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ कि सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है हमारे पास इंडिविजुअल्स का, जिस ग्रुप के थ्रू हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। ठीक है, तो इसी में हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट रेंडम सिलेक्शन, तो इन 10 के 10
स्टूडेंट्स में से या जो भी लोग हैं, इन सभी की 100% चांसेस हैं कि इनका सिलेक्शन हो, ठीक है। एंड जो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, वहाँ पे अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो इनको हम डिवाइड करते हैं क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, वो उनका एज भी हो सकता है, उनके वेट के अकॉर्डिंग भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स या परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन रेंडम एंड प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसके अलावा अब ऑप्शंस में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी की डायरेक्ट बात की गई है, ठीक है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी में एक तो आता है कोटा सैम्पलिंग, दूसरा आता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, तीसरा आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, चौथा आता है जजमेंट सैम्पलिंग, जिसको कि हम लोग पर्पजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। पहला आता है सिंपल, या फिर इसको हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। दूसरा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, एंड फोर्थ टाइप होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये होते हैं 4 इनके पॉइंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड क्वेश्चन है सैम्पलिंग केसेस मीन्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो सैम्पलिंग केसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि अगर हम लोग सैम्पलिंग को यूज करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम्स के अंदर। दूसरा ऑप्शन बोलता है आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर द रिसर्च, यानी कि एक रिसर्च के लिए हम लोग किस तरह से लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट मीन्स सैम्पलिंग केसेस। तीसरा ऑप्शन बोलता है लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, तो जो रिसर्चर के डिटेल में हम लोग केसेस को डिफाइन करते हैं, क्या उसको सैम्पलिंग केस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो भी सैम्पलिंग हम लोग लोगों के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन प्रोग्राम्स या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कलेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है सैम्पलिंग केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन जो होती है उसको पैरामीटर बोला जाता है। सिमिलरली जो सैंपल इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है यूनिवर्स, इन्फेरेंस, सैम्पलिंग डिजाइन एंड स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि सैम्पलिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो सिमिलरली पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा पैरामीटर। तो अब आपको बताती हूँ कि पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। सो पॉपुलेशन होता है एक एंटायर ग्रुप, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग कंक्लूजन को, अपने रिसर्च के कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, जिनके थ्रू हम लोग क्वेश्चनेयर लेकर के या फिर इनको सैंपल के रूप में यूज करके क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, डी एंड ई, ठीक है। जजमेंटल, स्नोबॉल एंड कोटा सैम्पलिंग, तो ये तीनों आते हैं प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर कंक्लूडिंग रिसर्चेस विद एम्पीरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम। तो जहां पे भी आप लोगों को एम्पीरिको इंडक्टिव रिसर्च की बात आती है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। तो जहां पे भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा वहां पे हमेशा एम्पीरिको इंडक्टिव रिसर्च की बात की गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose we have to investigate the working efficiency of nationalized bank of India, which one of the following would you follow, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक कोई बैंक के थ्रू यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, तो यहीं से आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी स्टेज सैम्पलिंग,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया पूछा गया है, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग किसी के वर्क को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल स्टेजेस पे हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। जैसे स्टाफ का अलग होगा, उसके बाद लोगों का अलग सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है, सबका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। Next question is, when a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable sampling method is। तो अगर हम लोग heterogeneous population यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों को यूज करके जो है पॉपुलेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग और लॉटरी सैम्पलिंग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि लॉटरी सैम्पलिंग कोई टर्म नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक बार डिटेल में बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन को यानी कि ग्रुप को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन सब पॉपुलेशन यानी कि इसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन सब ग्रुप्स को बोला जाता है स्ट्राटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या तो इनके एज के बेसिस पे कि 0 से लेकर के 10 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो अलग चले जाएं, ठीक है, 11 से 15 वाले अलग चले जाएं, या फिर उनके वेट के अकॉर्डिंग हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके क्लास के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम लोग, पॉपुलेशन को अगेन सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन जो इसमें हर एक ग्रुप होता है उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक से डिफरेंसेस है ना इन सभी के बीच में, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड ये किस में आता है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ये आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। सो कन्वीनियंस या कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो होता है इसमें हम लोग उन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करते हैं हु हैपन टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्च, ठीक है, यानी कि ग्रुप में से ऐसे लोगों को हम उठाएंगे जो कि हमें पता है कि मोस्ट एक्सेसिबल है। मान लीजिए 50 लोगों का ग्रुप है तो उसमें से हमें 5 ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जो कि डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो उसमें यूज करेंगे कन्वीनियंट सैम्पलिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। तो अगर फाइनाइट है, हमें फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल वहां पे अवेलेबल हैं, तो कौन से टाइप के मेथड को हम यूज करेंगे। तो आंसर होगा हमारे पास राइट आंसर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है, इसको हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह बोल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल छोटा सा होता है इन दोनों में। वो ये होता है कि ये थोड़ा इजी होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होता है ये थोड़ा इजियर होता है एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर एक मेंबर जो होता है पॉपुलेशन में उसको हम एक नंबर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बट ये जो अगर हम लोग रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें रैंडमली नंबर अलॉट कराए जाते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सिस्टमैटिक वे से उनको नंबर अलॉट किए जाते हैं, तो जिससे कि हम लोग उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हमें नंबर, चाहे हम रोल नंबर की ही बात करते हैं, रोल नंबर अलॉट कराने हैं, तो मान लीजिए हम उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग नंबर दे रहे हैं, जो क्लास में फर्स्ट आया है उसको रोल नंबर 1, जो सेकंड है उसको रोल नंबर 2, तो उसको बोला जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, ठीक है। सो जर्नलाइज्ड कंक्लूजन जो होता है एक रिसर्च का, एक सैंपल का, उसको क्या बोला जाता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर वी हैव इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो कैसे हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसी के थ्रू हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। Last question is, which one of the following principle is not applicable to sampling। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है जो सैम्पलिंग में यूज होता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तो किस यूनिट पे, किस क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। दूसरा है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि डिपेंडेंट होनी चाहिए, अगर एक कंप्लीट है तो दूसरी जो है कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंट होगी, कहीं ना कहीं ये डेटा हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे, नेक्स्ट सैम्पलिंग पे यूज करेंगे।
सेम यूनिट ऑफ सैंपल शुड बी यूज थ्रू आउट द स्टडी, यानी कि एक ही तरह का सैंपल हम पूरी रिसर्च में यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी चूजन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे में एंड एक ऑब्जेक्टिव मैनर में हम लोग इन यूनिट्स को कलेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जितने भी सैंपल यूनिट्स होते हैं यहाँ पे बोला गया है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछा गया था नॉट, तो हमेशा इस चीज पे फोकस करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।